नमस्कार, मैं हूँ रीमा सिंह और मेरे साथ आप देख रहे हैं नेशन वन। इस वक्त हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत मौजूद हैं। काफ़ी वरिष्ठ नेता रहे हैं वो कांग्रेस के। आखिर क्या वो वजह रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो गए? हमारे साथ हैं श्री दिनेश अग्रवाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद। नेशन वन में। सर, क्या वजह माना जाए कि इतनी वरिष्ठ नेता होने के बाद एक समय कहा जाता था कि जो कांग्रेस है वो दिनेश अग्रवाल है और जो दिनेश अग्रवाल है वो कांग्रेस है? देखिए, लगभग 55 वर्ष मैंने कांग्रेस पार्टी में बिताए। जी मैंने सन 68 में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली जी। और तब से लेके लगातार मैं पार्टी की हर दुख सुख में खड़ा रहा। जी पार्टी ने मुझे 7 विधानसभा चुनाव भी लड़ाए, एक मेयर का चुनाव भी लड़ाया। जी। और मैंने भी जो मैं कर सकता था पूरे मनोयोग के साथ मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा। पिछले 2 वर्ष से मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से पार्टी का सेटअप बना है, जी पार्टी के क्रियाकलाप हो रहे हैं, जिस तरह से उत्तराखंड में पार्टी का नेतृत्व सौंपा गया है, जी उन सब चीज़ों से मुझे लगा कि आज वरिष्ठ कांग्रेस जनों का सम्मान समाप्त हो गया है। मैंने बहुत शिद्दत के साथ इस बात को महसूस किया और अपनी इस बात को मैंने पार्टी हाई कमांड को भी अवगत कराया। जी। मेरे पास इस बात का एविडेंस है कि जी। मैंने पार्टी हाई कमांड को अवगत कराया। लेकिन जब मुझे लगा कि किसी स्तर पे भी वो इसको रेक्टिफाई करने को तैयार नहीं है, कहीं पर इसका संज्ञान लेने को तैयार नहीं है, तो मुझे लगा कि विचार करना चाहिए कि जो आज देश की मुख्यधारा है, जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक जो है प्रभावशाली भूमिका निभाते हुए विश्व पटल पर उभर रहा है, जी उसका भी चिंतन मनन किया। जी। मैं खाली कोई राजनीति में पाने के लिए नहीं हूँ, मैं विचारक भी हूँ। बिल्कुल। मैंने 55 साल जो एक राजनीतिक जीवन जिया है, उसमें मैंने कांग्रेस में भी बहुत बड़े से बड़े नेता का कार्यकाल देखा, उनके क्रियाकलाप देखे। तो आज मुझे लगा कि मोदी जी निश्चित रूप से इस देश के लोगों के उत्थान और विकास के लिए जहाँ चिंतित हैं, वहीं भारत की प्रतिष्ठा को विश्व में स्थापित करने के लिए भी जो है वो आज एक सर्वोपरि नेता के रूप में उभरे। जी जी। दूसरा, मैंने महसूस किया इन 2 वर्षों में कि उत्तराखंड में युवा मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में जिस तरह उनकी युवा टीम ने यहाँ पर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए कुछ जो कदम उठाए हैं, उनसे मैं प्रभावित हूँ। इन्होंने यहाँ इन्वेस्टर समिट की थी, मुझको भी उसका निमंत्रण आया था, मैं गया वहाँ। जी। मैंने देखा कि उत्तराखंड की उन्नति प्रगति के लिए इन्वेस्टर समिट में जो लोग आ रहे हैं, जी। वो एक महत्वपूर्ण जो है हमको आधार देंगे। जी। हम पर्यटन के क्षेत्र में हो, आयुष के क्षेत्र में हो, जी। और जितने क्षेत्रों में भी जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए, जो हमारे यहाँ पलायन रुकने की कहीं न कहीं पे प्रक्रिया होनी चाहिए, तो उसमें जो है हम लोग आगे बढ़ें। तो ये कार्य जो है ये करने का प्रयास मैं समझता हूँ धामी जी और उनकी टीम कर रही है। तो ये सारे जो तो मुद्दे इनसे जो प्रभावित होकर मैंने फैसला लिया कि मैं जो हूँ, और मैं कोई चोरी छिपे से नहीं गया। जी जी जी। मैंने बकायदा अपना इस्तीफा पार्टी को शनिवार को सौंपा। जी। और अब वो कुछ ही कहें, वो तो उनकी मर्जी है। जब इस्तीफा सौंपा आपने तो करण महाराज जी भी आपकी नाराजगी दूर करने में लगे हुए थे, बनाने में लगे हुए थे। नहीं, मुझे कोई किसी ने ऐसा उनका भी कहना था। नहीं, करण महाराज से तो मेरा कोई संवाद ही नहीं हुआ। अच्छा। मेरे पास जब हरीश रावत आए थे, प्रीतम सिंह आए थे, उन्होंने जो है मुझसे बातचीत की थी, लेकिन मैंने उन्हें स्पष्ट बता दिया था। तो कहने लगे कि
सब चीज़ें चुनाव के बाद ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा मुझे कोई चीज़ का लालच नहीं है जी मैं कोई पद नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दे जी मैंने कभी इसकी चाहत नहीं की मेरी तो सिर्फ चाहत ये है कि जो वरिष्ठता है खाली दिनेश अग्रवाल की नहीं बिल्कुल ये नाराजगी खाली प्रदेश में दिनेश अग्रवाल की नहीं है बिल्कुल ये नाराजगी पिथौरागढ़ से लेके कहाँ पर किस किस की नहीं है विजयपाल सचवान क्यों छोड़ के चले गए वो तो हमारे उत्तरकाशी में एकमात्र कांग्रेस के धरातल के नेता थे जी वो क्यों छोड़ कर चले गए जी राजेंद्र भंडारी क्यों छोड़ कर चले जी उधम सिंह नगर में गंगवार फैमिली क्यों चली गई जी मतलब कारण तो खोजिए बिल्कुल बिल्कुल यदि आप कारण नहीं खोजेंगे ये कह देने से कि साहब कोई तो मजबूरी रही होगी कोई यूं ही बेवफा नहीं होता मेरी कोई मजबूरी नहीं मैंने अपने जीवन में अपनी स्लेट को बिल्कुल साफ रखा है मैं कभी डर फिक्र से न मैंने राजनीति की है और न मैं राजनीति करता हरीश रावत जी ने चिंता भी जताई है कि जो कांग्रेस में आपको जो सम्मान दिया गया था क्या वो बीजेपी में मिल पाएगा आपको? आप बात समझिए मैं बीजेपी में किसी लालच के लिए नहीं गया जी मैं कांग्रेस ने यदि मुझे कुछ दिया तो मैंने भी अपने जीवन के 55 वर्ष दिए कांग्रेस को दिए यदि उसका सम्मान बीजेपी कांग्रेस के नेता करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी सवाल तो दिनेश जी बहुत सारे हैं आपके इस कदम से कांग्रेस में भी एक भूचाल आ चुका है सवाल ये है कि चुनाव से आखिर कुछ समय पहले ही क्यों ये ध्यान आया कि जो आपकी शिकायतें हैं कांग्रेस को लेकर चाहे वो पलायन का मुद्दा हो चाहे वो अन्य मुद्दे हों क्या वो पहले नहीं उठाए जा सकते थे या उठाए थे कि सुनवाई नहीं हुई आप मुझे थी? एक बात बताइए जब पार्टियों में चिंतन मनन विचार विमर्श समाप्त हो जाता है और हम पार्टी को एक कॉरपोरेट जगत की तरह चलाने लगेंगे जी हम ये समझने लगेंगे कि पार्टी ने हमें अध्यक्ष बना दिया अब तो हम बॉस हो गए हम जिसको चाहे फायर कर देंगे जिसको चाहे हटा देंगे जिसको चाहे रख देंगे इस तरह पार्टियां नहीं चलती पार्टियों में विचार विमर्श होता है पार्टियों के अंदर चिंतन मनन होता है क्या है क्या नहीं है और ये बात कोई एक दिन में नहीं कही ये एक दिन आपने कहा ना कि चुनाव से पहले क्यों जी जी मेरा कोई मनोमालिन्य नहीं है किसी से चुनाव का ना मैं कैंडिडेट का प्रत्याशी था कि कोई मुझे इस बात का गुरेज हो कि हरीश रावत की बंसवेल में एक और फल जोड़ा है मुझे उसका भी कोई गुरेज नहीं था ये तो हरीश रावत जाने कि उनके पास तो पूरी कांग्रेस पार्टी है जी उनका एक लड़का उपाध्यक्ष है एक लड़का महामंत्री है उनकी बेटी जो है वो विधायक है उनकी जो है साले की बेटी जो है मुख्य प्रवक्ता है वो अपना आप CWC के मेंबर हैं तो वो तो स्वयं अपने में मनन चिंतन करें कि कांग्रेस पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी में आज उनकी क्या स्थिति और माफ़ कीजिएगा बहुत झंझटों के बाद बहुत सारे चुनाव हारने के बाद भी हरीश रावत को तो कांग्रेस ने हमेशा बहुत कुछ दिया एक प्रधानमंत्री को छोड़ के हरीश रावत जी को क्या नहीं मिला जी तो सवाल ये नहीं है उसकी जिम्मेदारी भी तो उन्हीं पे बनती है ना जी कि वो इस पार्टी को जीवित रखें इस पार्टी के लोगों का मान रखें यदि वो खुद मुझसे कह रहे थे कि साहब वो तो करण मेहरा मेरी बेटी को ही नुकसान पहुंचा रहा है तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि भाई तब तो आपने धृतराज की तरह आंख पे पट्टी बांधी हुई थी कि वो आपका साला है जब आपको लगा कि वो आपकी बेटी के तरह तब आप ये बात करें मैंने कहा आपने ये बात हाईकमांड को कही आप तो सीधे हाईकमांड के नज़दीकी लोगों में से एक हैं तब क्यों नहीं आपने कही चलिए मेरी बात छोड़िए आप तो कहते तब आपका वो जो परिवार प्रेम था तब वो बाहर क्यों नहीं निकला तो सवाल ये नहीं है कि मैंने कोई धोखा दे के या कोई अवहेलना करके मैं कोई ऐसे उस पे नहीं था कांग्रेस में कोई ऐसे पद पे नहीं था कि जिसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो उससे ये हो जाता मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता था और साधारण कार्यकर्ता के रूप में ही बीजेपी में गया हूँ और मैंने किसी लोभ बस या किसी लालच बस बीजेपी ज्वाइन नहीं की मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि मैंने अपने जीवन के जिन वर्षों में मैं हूँ
उसमें मैंने जो चीज़ महसूस की है, मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में आज नेतृत्व विहीनता हो गई। कांग्रेस में आज नेतृत्व नहीं रह गया। यदि आप किसी को छोटा करना चाहते हैं तो आपको बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी। बिना बड़ी लकीर खींचे आप किसी को छोटा नहीं कर सकते। बिल्कुल। खाली जो है वो हमारे आज कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता, मैं उन्हें छुटभैया भी कहना पसंद नहीं करूँगा, जिनके पीछे 5 वोट दिलाने की ताकत नहीं है। वो सिर्फ अखबारों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से लंबी चौड़ी बातें करते हैं। धरातल पे क्या है आज दिखाई दे रहा है ना। आज बेचारे हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके लिए दिखाई दे रहा है ना कि क्या स्थिति है पूरे उत्तराखंड में। बिल्कुल। आप कांग्रेस भवन में बैठ के सारे उत्तराखंड के बूथों का सामंजस्य बिठा दीजिए। धरातल पे क्या है, कुछ है तो बताइए। अब समय आ गया है। अरे वो कहते हैं कि जो कूड़ा कबाड़ था वो कांग्रेस से चला गया। चलिए, हम तो कूड़े कबाड़ थे, आप तो सोने के बने हुए मूर्ति हो। अब आपका दायित्व है कि आप पार्टी को उत्तराखंड की 5 सीटों पे विजय दिलाई। मैं आपको बता रहा हूँ जी, आज जो जनता का मूड है, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत विशाल बहुमत से ये चुनाव जीतने जा रही है। और इस चुनाव के पीछे सबसे बड़ा कारण जो होगा वो मोदी जी। आज उनका जो मुख्य चेहरा है जी। आज कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है, कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है। देश से लेके प्रदेश तक जो है वो नेतृत्व विहीन है कांग्रेस। वो तो कह रहे हैं इंडिया अलायंस है, हमारे पास तो चेहरे ही चेहरे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आज तक कोई ऐसा नेता इंडिया अलायंस पैदा कर सका कि जो कहीं पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बराबर में खड़ा? एक तो बताइए पूरे देश में जिसकी मान्यता हो, जिसको पूरा देश अडॉप्ट करता हो, एक तो बताइए जी, कौन है? तो ये सब जो है जी, आज हिम्मत नहीं हो रही है कि हम कितनी सीटों पे चुनाव लड़ें। आप अपने को राष्ट्रीय स्वरूप कहते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। एक लाइटर नोट पे मैं बात पूछना चाहूँगी। आपके त्यागपत्र देने से पहले एक सूची जारी हुई थी जिसमें 40 स्टार प्रचारकों में से आपका भी एक नाम था। मेरे त्यागपत्र देने से पहले नहीं, उसके बाद जारी हुई। उसके बाद जारी हुई थी? उसके बाद जारी हुई थी। तो मुझे ना तो कोई ज्ञान था जी कि मैं स्टार प्रचारक की सूची में हूँ, और नहीं मुझे किसी ने कहा था। तो मैंने तो अपनी स्वेच्छा से, उस दिन मेरे पोती पोतियों का जन्मदिन था जी, मैं उनको मना के आया, और शाम को 6:45 बजे के बीच में मैंने अपना इस्तीफा प्रदेश कार्यालय में भेजा। उसकी स्वीकृति मेरे पास है। और ये हमारे बहुत ही गुणीवान लोग रविवार को मुझे पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं। तो मतलब आप समझ सकती हैं कि जिस पार्टी के दफ्तर में मेरा इस्तीफा पहले स्वीकार हुआ हो, वो बाद में मुझे कहें कि साहब ये तो दल विरोधी कार्रवाई कर रहे थे। तो भैया, जब मैं दल विरोधी कार्रवाई कर रहा था, ये आरोप लगे हैं कि आप कुछ इस तरीके से गतिविधियां चल रही थी जिसको कांग्रेस की तरफ से देखा जा रहा था, और इस वजह से ये फैसला लिया गया। आप मुझे एक बात बताइए, तो आप इतने असक्षम थे, यदि ऐसी गतिविधि चल रही थी तो मुझे निष्कासन कर देना चाहिए था मेरा। काहे का लिहाज कर रहे थे? जी, क्यों लिहाज कर रहे थे? जी, आज तो आप आरोपों की झड़ी लगा रहे हो। जी, तब किस बात का दबाव था? आप ये महसूस कर रहे थे कि यदि उत्तराखंड में दिनेश अग्रवाल जैसा छोटा कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़ देगा तो उसका कुछ कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव पड़ेगा? या तो आप ये महसूस कर रहे थे, और या ये कर रहे थे कि नहीं साहब, आज आप बयानबाजी कर रहे हो, कूड़ा करकट चला गया, आप जितने कांग्रेस से जा रहे हैं वो सब आपके लिए कूड़ा करकट है। तो मैंने कहा ना कि आप तो स्वर्ण मुद्राएं हैं, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है। मेरी शुभकामनाएं उन लोगों के साथ हैं कि जो आज बहुत बड़ी बड़ी बयानबाजी करते हैं, वो 5-5 वोट भी अपने बूथ पे दिला दें तो बहुत बड़ी दिनेश जी, उपलब्धि होगी। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी आपसे। कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जारी हुआ है, राजनाथ सिंह जी का भी बयान सामने आया है कि जो घोषणा पत्र में उन्होंने जो बातें लिखी हैं, जो दावे और वादे करे हैं,
वो कहीं पूरे नहीं होने वाले, और वो तंज कसते हुए कहते हैं कि कांग्रेस आने वाली नहीं है। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने कहा कि आज सब चीज़ें खाली हमें करना है उस दृष्टिकोण से की जा रही हैं। उसमें हमारी भावना कहीं तुष्टिकरण की होती है, कहीं पर कुछ और बातें हम कहने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी कथनी और करनी में जो अंतर आ रहा है वो समझ से बाहर है। कभी हम कहते हैं हम जातीय गणना कराएंगे, कभी हम कहते हैं कि साहब ये मुस्लिम लीग का वो है। तो ये सब चीज़ें, देखिए, ये मैं समझता हूँ कि जो घोषणा पत्र बनता है किसी पार्टी का जी। वो विजन होता है, वो दर्पण होता है। दर्पण होता है। तो मैं इसे उस पुरानी पार्टी का दर्पण विजन नहीं मानता। ये चंद लोगों का बनाया हुआ कोई एक दस्तावेज है जो भारत का लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम नहीं है। तो ये थे हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जी, जो अब कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। और उनका साफ तौर पर ये कहना है, नाराज़गी उन्होंने ज़रूर जताई है, लेकिन साफ तौर पर ये भी कहना है कि लोकसभा की पांचों सीटें भाजपा के दामन में ही आएंगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।